साथियों नमस्कार। आज हम भारत में व्यापारिक कंपनियों के बीच जो संघर्ष हुए थे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, दरअसल व्यापारिक कंपनियां कौन थी? आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी के आसपास अगर पुर्तगाली कंपनी को छोड़ दिया जाए तो 1600 ईस्वी के आसपास जो है भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनियों का जो संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है, विदेशी कंपनियों की भरमार हो गई थी। विदेशी माने कंपनियां अधिकतर यूरोप की ही थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच भरमार हो गई थी, एक युद्ध हो जैसा माहौल बन गया था यहाँ पर। ठीक, तो विदेशी कंपनियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपके जो है पुर्तगाली आए। कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर आए थे आपके डच। फिर आए आपके अंग्रेज। फिर आए आपके डेनिश। कौन आए? डेनिश। फिर आए फ्रांसीसी। इस क्रम में, ठीक, एक क्रम जो है परीक्षा में पूछा जाता है। इस क्रम में विदेशी कंपनियां जो है यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, और बाद में है देखेंगे तो फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश कंपनी आती है। ठीक, अब हम देखेंगे इन कंपनियों में जो है पुर्तगाली और डच को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, ठीक, दोनों यूरोपीय कंपनियां थी। दोनों के बीच भारत में संघर्ष होता है। किसके लिए? साम्राज्य स्थापना के लिए, एक उपनिवेश विस्तार के लिए। ठीक है, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, शासन प्रशासन विस्तार के लिए जो कंपनियों के बीच संघर्ष होता है कौन थी? अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच। दरअसल इन दोनों यूरोपीय कंपनियों के बीच जो संघर्ष भारत ही नहीं, ये प्राचीन काल से जो है यूरोप में संघर्ष चल आ रहा था। किसके बीच? अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। तो वहां पर जो संघर्ष होता था ठीक उसी की छत्र छाया में जो भारत में भी साम्राज्य स्थापना के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संघर्ष हुए थे। अब संघर्ष की शुरुआत जो होती है भारत में कैसे होती है? कर्नाटक युद्ध से। इसके पहले जो अंग्रेजी कंपनियां थी और फ्रांसीसी कंपनियां थी, ये जो है औपनिवेशिक दृष्टि से व्यापार करते थे, लेकिन साम्राज्य स्थापना की दृष्टि से जो है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में आमने सामने होती है। होता क्या? उसमें 3 युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है आपका 1746 से लेकर के 1748 के बीच में, ठीक है, ये युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध का बेस क्या होता है? इसका बेसमेंट जो होता है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से इसकी शुरुआत होती है, वहीं से प्रेरित होता है। अब बात होती है कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था, युद्ध हुआ था, वो कब लड़ा गया? 1740। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, वहीं से प्रेरित है। कारण क्या हुआ भारत में? कारण क्या हुआ युद्ध का, दोनों कंपनियों के आमने सामने आने का? ब्रिटिश एडमिरल वार्नेट। वार्नेट कौन थे? ब्रिटिश एडमिरल, ठीक है, इनके द्वारा फ्रांसीसी जलपोत को मतलब जो पकड़ लिया गया। फ्रांसीसी जलपोतों को जब पकड़ा गया वार्नेट के द्वारा, तो वहां पर जो दोनों कंपनियों के बीच एक युद्ध होता है, सेंट थोमिया, जिसको अड्यार का युद्ध भी बोलते हैं। सेंट थोमिया अड्यार का युद्ध ही बोला जाता है। इस युद्ध में हुआ क्या? इधर से आप देखेंगे एक युद्ध होता है जब ये तो महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना होती है, और दूसरी क्या होती है? फ्रांसीसी सेना की तरफ से कैप्टन पैराडाइज रहते हैं। ठीक, कैप्टन पैराडाइज रहते हैं। इसमें जो है फ्रांसीसी कंपनियों की इसमें जो संधि हुई थी बाद में, ठीक है, फ्रांसीसी इसमें मजबूत स्थिति में रहते हैं। इसमें जो बाद में जो संधि होती है उसके तहत फिर भी फ्रांसीसी कंपनी को जो है मद्रास अंग्रेजों को वापस देना पड़ा था। ठीक, अब इस युद्ध की का जो अंत होता है कहां से होता है? 1748 ईस्वी में एक्स-ला-चैपेल का युद्ध, यानी यूरोप में जब एक्स-ला-चैपेल की संधि होती है वहां पे युद्ध बंद होता है, तो उसी की छत्र छाया में भारत में भी इस युद्ध का अंत हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। हम यहाँ पे दोनों कंपनियों के बीच जलपोतों को लेकर के विवाद हुआ भारत में। यहाँ क्या हुआ? सीधे अब कर्नाटक के नवाब की एंट्री होती है यहाँ पर।
ठीक। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है 1748 में एक्स-सेपल की जब संधि होती है उसके बाद। अब हम देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से लेकर के 1754 के बीच में लड़ा गया था। ठीक। हुआ क्या, अब ये यूरोप के उत्तराधिकार का युद्ध या ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रेरित नहीं होकर के यह भारत में उत्तराधिकार युद्ध से प्रेरित था। भारत में उस समय 1749 से 1754 के बीच में भारत में दो प्रकार के उत्तराधिकार युद्ध होते हैं। कहाँ कहाँ, एक हैदराबाद में और दूसरा कर्नाटक में। इधर सिंपल तरीके से हम इसको बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। हैदराबाद और कर्नाटक में दोनों जगह उत्तराधिकार लड़ाई होती है। दरअसल हैदराबाद दक्कन में दो प्रांत, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद की जो स्थापना आसफ जाह ने जब की थी, तो अपने साम्राज्य की स्थापना उन्होंने कर तो दी, लेकिन उसको विस्तार नहीं दे पाए। बाद में होता क्या, वहां पर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष हो जाता है। ठीक है, उत्तराधिकार की लड़ाई में दो चेहरे सामने आते हैं। कौन कौन, एक नासिर जंग की एंट्री होती है, दूसरा मुजफ्फर जंग की होती है। ठीक, ठीक उसी की तर्ज पर कर्नाटक में भी उत्तराधिकार युद्ध होता है। कौन कौन उसमें आते हैं, अनवरुद्दीन की एंट्री होती है। फिर इनके जो है, इनके बानोई चंदा साहब थे कर्नाटक में, अनवरुद्दीन के बानोई चंदा साहब, दोनों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई में अब कंपनियों का कैसे एंट्री होती है, कंपनियां कैसे एंट्री करती है इसमें। अब देखिए नासिर जंग की तरफ से कलायु, हम यहाँ पे एरो की तरफ मदद से, तीर की मदद से बनाए, आप समझने में आसानी चाहिए। नासिर जंग, कलायु और अनवरुद्दीन, तीन नाम आपको होंगे। नासिर जंग, कलायु और अनवरुद्दीन, ये ट्रायंगल बन रहा है। देखिए तीनों एक तरफ, माने कलायु जो है हैदराबाद में नासिर जंग की तरफ से रहते हैं और कर्नाटक उत्तराधिकार में अनवरुद्दीन की तरफ से रहते हैं। मुजफ्फर जंग की तरफ से डुप्ले, फ्रांसीसी था, मुजफ्फर जंग की तरफ से डुप्ले और चंदा साहब की तरफ से डुप्ले, यानी हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की तरफ से डुप्ले था और कर्नाटक में चंदा साहब की तरफ से डुप्ले था। अब दोनों कंपनियां दोनों प्रांतों में किस तरह से आपके सामने आ गई हैं। ठीक, नासिर जंग, कलायु, अनवरुद्दीन। फिर आपका आगे जब देखेंगे, अंबर का युद्ध 1749 में होता है। अंबर का युद्ध, ये इसको लक्ष्य पढ़िए, अंबर का युद्ध 1749 में होता है। अनवरुद्दीन इसमें क्या होता है, मारा जाता है। कौन मारा जाता है, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कहाँ की उत्तराधिकारी में था, कर्नाटक में। ठीक, जब अनवरुद्दीन मारा जाता है तो उसका पुत्र जो है, आप यहाँ एरोस देखेंगे, उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग जाता है वहां से। कहाँ से भाग जाता है, अनवरुद्दीन, यानी इसकी राजधानी जो अर्काट हुआ करती थी उसमें, अर्काट से भाग जाता है। ठीक, कहाँ भाग जाता है, तिरुचिरापल्ली में आकर रुकता है। अब जब अनवरुद्दीन के मरने के बाद उसका पुत्र भाग जाता है तिरुचिरापल्ली में, तो जो सामने वाली कंपनी कौन थी, फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले के नेतृत्व में चंदा साहब जो है इसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते आप यहाँ से आते हैं तिरुचिरापल्ली में चले जाते हैं। जब तिरुचिरापल्ली में चले जाते हैं, अब तक अंग्रेजी कंपनी जो है कमजोर पड़ रही थी, चंदा साहब डुप्ले मजबूत पड़ रहे थे। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तिरुचिरापल्ली में, तो अर्काट उस समय जो है खाली पड़ जाता है। अर्काट उस समय खाली पड़ जाता है क्योंकि मोहम्मद अली इधर भाग आया, अर्काट खाली। चंदा साहब उसको जो पीछे पीछे यहाँ भाग गए, डुप्लेक्स के पीछे पीछे यहाँ भाग गए। ठीक, जब अर्काट खाली होता है तो कलायु वहाँ देखिए, जो कलर के रूप में था अंग्रेजी कंपनी में, कलायु करता क्या है, अपना दिमाग लगाता है, ये अर्काट का घेरा डाल देता है। अर्काट का घेरा, देखिए हम बता दें, अर्काट का तुरंत जब ये लोग इधर आते हैं तो ये भी इधर बढ़ता है। फ्रांसिस कंपनी जो डुप्ले के नेतृत्व में चंदा साहब पर इधर आती है, तुरंत जो कलायु खाली जगह पर आकर सीधा अर्काट का घेरा डाल देता है। अब हुआ क्या, अब इस कंपनी को जो अब तक मजबूत थे फ्रांसीसी और चंदा साहब, इधर से भी चले गए और अर्काट से भी चले गए। तो अर्काट का घेरा जो है कलायु के लाइन में बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय, वही सफलता माना जाता है कलायु की। ठीक है, अब हुआ क्या, जो अर्काट भी चला गया, इधर भी चला गया। ठीक, अब जो है ये कंपनी कमजोर पड़ने लगी। ठीक, इसी समय डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। फिर कौन गवर्नर बन के आता है, गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है। 1754 में फ्रांसीसी, ये जो पांडिचेरी की संधि होती है दोनों कंपनियों के बीच में,
युद्ध समाप्त हो जाता है। 1754 में पांडिचेरी से युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर आप देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें क्या है, ये 1758 से लेकर के 1763 के बीच में लड़ा गया था। 1758 से 1763 के बीच में लड़ा गया। ये क्या हुआ था, ये कहाँ से था, क्या बाहर से था संबंधित? ये यूरोप में ऑस्ट्रिया प्रसा आमने सामने आते हैं, ऑस्ट्रिया और प्रसा आमने सामने आ जाते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध होता है दोनों के बीच में। सप्तवर्षीय यानी 7 साल चलता है, 1756 से लेकर 1763 तक। अब यहाँ देखिए, दो ऑस्ट्रिया प्रसा में सप्तवर्षीय युद्ध तो होता है। ऑस्ट्रिया और प्रसा का एंट्री भारत में नहीं होती है, ऑस्ट्रिया प्रसा की एंट्री भारत में नहीं होती है, लेकिन उन दोनों के सहयोगी के रूप में जो फ्रांस और इंग्लैंड थे, जो वहां पे गुटबंदी हो गई तो वहां सीधे भारत में भी होने लगा। ठीक जैसे सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया की तरफ से फ्रांस उतर गया और प्रसा की तरफ से इंग्लैंड उतर गया। ठीक यहाँ भी फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने हो गए। ठीक उसी की तर्ज पर जो है भारत में 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई हो जाती है। इसी की तर्ज पर वांडीवास की जब लड़ाई हो जाती है 1760 में, बहुत ही भारतीय इतिहास में फ्रांसीसियों के अंत के लिए युद्ध जाना जाता है। वांडीवास की लड़ाई में जो है फ्रांसीसी हार जाते हैं। ठीक, बाद में जो सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा था 1763 में, उसका जो है अंत हो जाता है संधि के माध्यम से। किस संधि के माध्यम से? पेरिस की संधि के माध्यम से वहां पर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक उसी की तर्ज भारत में भी युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न आता है, देखिए यहाँ इसको याद कर डालिएगा, पुर्तगाली, डच क्रमान भारत में आने का क्रम है, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ठीक, अब जो है 3 संधियां जो हैं आप यहाँ देखिएगा, एक क्लास है, पहले ए याद करिएगा, इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछा जाता है। पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध और पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक।